नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात क्रिकेट की। आज से वर्ल्ड कप क्रिकेट का आगाज हो गया है। पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 283 रन बनाने की चुनौती दी है और इंग्लैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 282 रन बनाए, जो रूट में 86 रनों की शानदार पारी खेली है। तो वन डे वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है हमारे देश में। आपको बता दें कि 10 टीमें 10 शहरों में 48 मैच खेलेंगी और 19 नवंबर को होगा वर्ल्ड कप फाइनल। तो हमारे देश के पहले, अगर हम अपने देश की बात करें और सिर्फ पहले 3 मैचेस की जानकारी अभी देते हैं। 3 मैच कब कब हैं बता दें। 8 अक्टूबर को चेन्नई में होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा भारत बनाम अफगानिस्तान और 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा भारत बनाम पाकिस्तान। तो एक तरफ हम देख सकते हैं क्रिकेट का जुनून है, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान मैच होगा और चुनावी मौसम भी है, तो सब बहुत कुछ जोशीला सा हो गया है। अहमदाबाद में तो होटल्स महीने भर पहले ही बुक हो चुके हैं और मिल भी रहे हैं तो दाम कई गुना ज़्यादा पे मिल रहे हैं। यहाँ तक कि सुनने में आया कि क्रिकेट प्रेमियों ने अस्पताल में भी कमरे बुक करा लेने की कोशिश की है और कहा जा रहा है कि चुनावी मौसम में बीजेपी ने महिलाओं को टिकट बांटे और अब कंफर्म है कि 40,000 टिकट बांटे जा रहे हैं और आप अब मुस्कुराते हुए चेहरों को देख सकती हैं। साथ ही इस वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए स्विगी, जोमेटो के लिए हायरिंग हो रही है। वहाँ पर जिन शहरों में मैच हो रहे हैं वहाँ के एयरप्लेन्स के टिकट बहुत महंगे हो गए। तो आज हम बात करेंगे अपने इन हाउस एक्सपर्ट से भी, लेकिन उनके पास जाने से पहले आपको बता दें कि वर्ल्ड कप क्रिकेट के विज्ञापनों में बड़ा उछाल है। 3 लाख प्रति सेकंड खर्च करने को तैयार हैं जो दिग्गज हैं। विज्ञापनों की दर में 40% का उछाल हो गया है। और इस पर और जानकारी आगे बढ़ने से पहले हमारी सहयोगी साक्षी बजाज क्या बता रही हैं, ये सुन लेते हैं। ग्लोबल कंपनियां जो हैं वो काफ़ी डॉलर्स जो हैं, काफ़ी मिलियन जो हैं खर्च कर रही हैं खाली अपना ब्रांड नेम जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप पे आए। इसीलिए ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है। याद रखिए, ब्रांड्स जो हैं वो इंडिया की क्रिकेट फ्रेंजी जिसे कहा जाता है या क्रिकेट के लिए जो पागलपन कहा जाता है उस पर कैपिटलाइज करना चाहते हैं। और ये जो है खाली आपके लिए अब एक्साइटिंग बात नहीं है या आपके लिए जो है खुशी की बात नहीं है, लेकिन जो ग्लोबल फर्म्स हैं वो भी जो है इस मौके पर जो है कैश इन कर रही हैं एक तरह से। अब एक्सपर्ट्स के अनुसार ये जो है ग्लोबल जायंट्स जो हैं वो कम से कम और जो है 3 लाख रुपए पर सेकंड जो है ब्रांड्स जो हैं देने को तैयार हैं इन एडवर्टीजमेंट्स में। ये याद रखिए 40% का जंप है अगर हम 2019 के वर्ल्ड कप से इसको कंपेयर करें तो। और बस इधर ही नहीं रुकता है ये बात। 2000 करोड़ का खर्चा जो है लगभग एडवर्टीजमेंट स्पॉट्स जो होते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर, एक्सपर्ट्स के अनुसार इतना खर्चा जो है हो सकता है इस वर्ल्ड कप पर। और याद रखिए काफ़ी सारे ब्रांड्स, ग्लोबल ब्रांड्स जो हैं इस एयर टाइम के लिए पे करेंगे। बिल्कुल। और तो हम देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड है वहाँ पे 40% का उछाल है। और हमारे साथ अब इन हाउस एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर विमल मोहन हमारे क्रिकेट के स्पोर्ट्स के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं। मीनाक्षी राजवंशी क्रिकेट एडिटर हैं द ब्रिज से और अहमदाबाद से जुड़ी हैं। तो पहले मैं आपके पास ही आऊँगी मीनाक्षी, आप बताइए, क्योंकि पहला ओपनिंग मैच अहमदाबाद में हो रहा है और महिलाओं को इतने सारे क्योंकि चुनावी मौसम है, 40,000 टिकट्स देने की बात भी सामने आई है। बहुत तस्वीरें भी हमने देखी महिलाओं की मुस्कुराते हुए और कई शहरों में दी जा रही होंगी। अहमदाबाद में क्या हो रहा है आज, ये बता दीजिए जरा। अहमदाबाद में माहौल काफी अच्छा है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी मैच में भी आपको देखने को मिलेगा। आज के ओपनिंग मैच में भीड़ बढ़ेगी। दिन में थोड़ी धूप थी तो उतने लोग नहीं दिखे जिस प्रकार से दिखने चाहिए थे ओपनिंग सेरेमनी में, पर जैसे जैसे अंधेरा होगा, मौसम ठीक होगा तो भीड़ बढ़नी चाहिए। जहां तक महिला जिनको टिकट्स मिले हैं उनकी बात है, ये एक बहुत अच्छा फेस्टिवल की तरह है यहाँ पे। वैसे ही अहमदाबाद में नवरात्रि आ रहा है, लोग बहुत खुश है, गरबा की प्रैक्टिस चल रही है वहां पे, साथ साथ एक क्रिकेट का माहौल जो अपने साथ बच्चों के साथ लेके जा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया है इस वजह से यहाँ पे। बिल्कुल मीनाक्षी। अब विमल आपके पास जो मैच चल रहा है, जो पहला ये मैच चल रहा है, ज़रा बताइए दर्शकों को। ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि भारत इसमें नहीं शायद पार्टिसिपेट कर रहा है। मीनाक्षी भी इस ओर इशारा कर रही थी कि अब जैसे जैसे शाम होगी, मौसम होगा, तब लोग आएंगे। क्या असेसमेंट की मैच किस ओर जा सकता है?
देखिए जो क्राउड को लेके कह रहे हैं, अहमदाबाद में नॉर्मली आपको शाम होते होते भीड़ बढ़ती है। मैं भी जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम जब बड़ा सा बना था तो सुबह में उतनी जबकि बड़ा नाम हुआ और वो, लेकिन अचानक शाम होते ही लोग वहाँ पे, और थोड़ा सिक्योर्ड उस तरफ आसपास माहौल है तो लोग जाते हैं। और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम में 1,20,000 लोग यहाँ आते हैं, तो 40,000 अगर महिलाओं को दिया भी गया, उसमें अगर 50-60% भी महिलाएं आती हैं तो वो एक दिखेगा। लेकिन जो आप बात करें कि भारत नहीं है वहाँ पे, तो भारत का अगर मैच अगर ये होता तो कभी भी सुबह हो जाता, 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो आप इसी तरह की भीड़ देखती। और ये जो विज्ञापन के उछाल की बात है, ये भी और 10 गुना होता। देखिए वर्ल्ड जो है इंडिया से, मतलब अगर क्रिकेट की बात करें तो इंडिया सेंट्रिक है। अगर इंडिया है तो वर्ल्ड में भी पैसा होता है। और इंडियन स्टार्स को आप चाहे त्रिवेंद्रम में करवा लीजिए, गुवाहाटी में मैच करवा लीजिए। गुवाहाटी में वार्म अप मैच के लिए लोगों ने मतलब लोग पास मांग रहे थे, महंगे टिकट खरीद रहे थे, हालांकि बारिश की वजह से दोनों वार्म अप मैच जुड़ गया। इस मैच की बात करें और इंग्लैंड न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड को जैसे हम लोग पहले भी कर रहे हैं कि अंडरडॉग टीम है, पिछली बार फाइनल पहुंची थी और वो तस्वीरें सबके जहन में, जो फाइनल हुआ था 102 ओवर का, न्यूजीलैंड हार गया, उसका कप्तान केन विलियमसन सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे और लोग उनकी तुलना कैप्टन कूल धोनी से कर रहे थे। तो ये मैच जो जर्नलिस्ट हैं, जो फैंस हैं, जो क्रिकेट जो बाहर के हैं, उनके लिए वो जो लास्ट पिक्चर है वो अभी भी रिवाइव किया हुआ है, अभी भी वो ताज़ा है। और उस पर आती हूँ, उस पर जो लास्ट पिक्चर, क्योंकि वो बहुत अहम हम सबके लिए हो जाता है। मनोरंजन, 10 टीमें 10 शहरों में 48 मैच खेलेंगी। वनडे का ये हो रहा है, कितना प्रासंगिक है वनडे मैच? क्योंकि जो आप लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, वो लोग टेस्ट को भी पसंद करते हैं, और उस लिहाज से कितना प्रासंगिक और कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक तो इंडिया जो है क्रिकेट का बादशाह है, इंडिया बोर्ड जो है सबसे राजा है, महाराजा कह सकते हैं, इंडिया बोर्ड है। और ये जो इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को 2.6 बिलियन ऐड करेगा, ये एक पैसे के लिहाज से बता देता हूँ। इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर का सबसे बड़ा इवेंट इंडिया में हो रहा है। और सोचिए पाकिस्तान की टीम इंडिया में है, जिनको कि ऐसे स्वागत किया गया, गमछा दे करके स्वागत किया गया। और बाबर ने कहा कि मेहमान नवाजी ऐसी हो रही है हमारी कि हम घर भूल गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी त्रिवेंद्रम में हैं और मुंडू पहन के, लुंगी पहन के वो मंदिर देखने गए हैं। महाराज जो हैं उन्होंने फोटो डाली हुई है। तो एक अलग अलग चीज़ें भी चल रही है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस है, जो कि मैं चाहूँगा विमल भी बात करें, कि वेस्ट इंडीज नहीं है, उसका मुझे बहुत दुख है। 2 बार का बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियन, तीसरे बार का 1983 का फाइनलिस्ट इंडिया से हार गया था। आज वेस्ट इंडीज नहीं है, उसकी बादशाहत खत्म हो गई है। ये एक मुझे अंदर से काफी एक कटोच रहा है कि वेस्ट इंडीज को आना चाहिए था। जिससे जो बात आप कह रहे थे कि वनडे का रिलेवेंस कितना है, ये वो शायद वेस्ट इंडीज क्रिकेट की जो हालत है वो उसी की ओर इशारा करते हैं। देखिए वेस्ट इंडीज टीम उसके बाद T20 वर्ल्ड चैंपियन भी बनी है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट इंडीज टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। और जाहिर तौर पे जो क्रिकेट के जो क्लासेस्ट है उनके लिए अखरने वाली बात है। लेकिन बाकी टीमें आ रही हैं, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं और वनडे के रिलेवेंस को जो जिसकी ओर आप इशारा कर रही हैं, वो इसको सिग्निफाई भी करता है, क्योंकि वनडे में वो टीम कहीं पिछड़ गई है, टेस्ट में वो टीम पिछड़ गई। उनके जो खिलाड़ी हैं दुनिया भर में जाके लीग में जो T20 लीग है वहाँ खेलते हैं, तो टीम के लिए वो नहीं, मतलब अपनी नेशनल टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इन लीग में जाके पैसा कमाते हैं। देखिए वहाँ का नंबर 1 स्पोर्ट नहीं है, जैसे इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट क्रिकेट है, ब्राजील का नंबर 1 स्पोर्ट फुटबॉल है, वेस्ट इंडीज का नंबर 1 स्पोर्ट नहीं है। वहाँ पे बास्केटबॉल या जो एथलेटिक्स है, इन जैसे स्पोर्ट को ज़्यादा तवज्जो है। कई सारे देश जो हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ है, आयरलैंड है, इन देशों का क्रिकेट चल भी कई बार भारत की वजह से रहा। बायलैटरल सीरीज होती है तो वहाँ पैसा आ जाता है। पाकिस्तान मतलब जी जान लगाए हुए रहता है कि किसी तरह से इंडिया के साथ बायलैटरल हो जाए, कुछ कोशिश अभी चल भी रही है। तो इंडिया सेंट्रिक, जैसे मैं पहले कहा कि इंडिया सेंट्रिक क्रिकेट है, लेकिन ये वर्ल्ड कप आप कह रही हैं, देखिए वर्ल्ड कप जब हम बोलते हैं तो हम सीधे वनडे वर्ल्ड कप ही सिग्निफाई होता है। कपिल देव ने जीता, धोनी ने जीता, और वही तस्वीर हमारे जहन में रिफ्रेश है। क्या रोहित शर्मा जीत पाएंगे? मतलब एक ये सवाल है। हाँ, ये बहुत उम्मीद है लोगों को। कई टीमें काफी महत्वपूर्ण है। एक टीम जो आज खेल रही है वो भी दावेदार है, वो दोनों टीमें भी दावेदार है। लेकिन आपको बताऊं, जितने भी टॉप के एक्स क्रिकेटर्स जिन्होंने अपनी अपनी सेमीफाइनल की लिस्ट और फाइनल की लिस्ट दी है, सेमीफाइनल की लिस्ट, उसमें इंडिया है। मजा आएगा जो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो। मैं तो ड्रीम फाइनल
उम्मीद कर रहा हूँ। एक मैच जो अहमदाबाद में आपने बताया कि 14 अक्टूबर को है, अस्पताल तक बुक कराने के लिए तैयार है। बिल्कुल यही सब बातें हो रही हैं। फोन आ रहे हैं बिमल के पीछे, मैं पड़ा हुआ कि यार 2 टिकट दिला दो, बहुत पीछे लोग पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ड्रीम होगा यदि इस वर्ल्ड कप का जो कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो। हालांकि कई टीमें दावेदार है, 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया भी है। मीनाक्षी से पूछ लेते हैं, मीनाक्षी जरा बताइए अहमदाबाद में किस तरह का प्रेशर है। जो स्टेडियम है वहां पर लोगों को आने के लिए, भले ही महिलाओं के लिए टिकट्स दिए गए हों, वो तमाम शहरों में दिए गए होंगे, वहां से उस बारे में क्या अपडेट? यहाँ पे ऑलरेडी काफी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिस दिन मैच होता है उस दिन 1-1 किलोमीटर तक लोग आ नहीं पाते हैं, रास्ते डाइवर्ट कर देते हैं। 1 किलोमीटर दूर तक पार्किंग की इन्होंने होर्डिंग्स लगा दिए है कि यहीं पे पार्क हो सकता है, यहाँ से आप लोग चल के जाइए। और अगर वो नहीं तो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से वो लोग शटल स्टार्ट कर दिए कि आप 1-2 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी लगाइए, शटल लीजिए और मैच पे जाइए। बट 19 नवंबर को क्या होगा अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो गया, ये तो अभी सोच भी नहीं पा रही हूँ मैं। काफी चांसेस है, हर बार होस्ट नेशन जीतता है। लास्ट 3-4 एडिशन से 2011 में इंडिया ने जीता, 2015, 2019 इंग्लैंड जीता, तो काफी चांसेस तो है। और अगर ये होता है तो अहमदाबाद का सब कुछ चेंज हो जाएगा। अहमदाबाद विल बी वन ऑफ द टॉप सिटीज इन फॉर दैट पर्टिकुलर डे। सब कोई इधर ही दिखेगा आपको, पूरा भारत के सारे सेलिब्रिटीज आपको अहमदाबाद में ही दिखेंगे। बिल्कुल। लेकिन अब वो जो मैच होने वाला है उसको लेकर के क्या तैयारी है, उसको लेकर के कितना दबाव है जो मैच होने वाला है? बुकिंग्स वगैरह तो बहुत हो गई है ना, उस लिहाज से कोई अपडेट है आपके पास? बुकिंग सब यहाँ पे बुक्ड है। जो होटल्स है, चाहे वो छोटे होटल हो चाहे वो बड़े होटल हो, कोई किसी को जगह नहीं मिल रही है। हमारे घर पे ही लोग बोल रहे हैं कि हमें तो होटल्स नहीं मिल रहे। कितने लोगों ने मुझे बोल दिया कि हम आ रहे हैं और मैच देखने आ रहे हैं तो हमें होटल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे टिकट्स नहीं मिल रही है, जो लोगों ने टिकट्स कराई है वेट लिस्ट पे ही चल रही है। तो 14 अक्टूबर का एक माहौल, आप कहीं भी जाए, किसी भी रेस्टोरेंट जाए, किसी भी जिम में जाए, सबसे पहला सवाल ये होता है टिकट मिला क्या? आपने ऑनलाइन टिकट खरीदा, इतना वेटिंग किया, लोगों ने 2-2 दिन तक 10-10 स्क्रीन पे बैठ के टिकट खरीदे हैं। यहाँ पे जो स्टेडियम है, स्टेडियम के बाहर 500 मीटर तक लाइन लगी है कि शायद टिकट मिल जाए। जिन लोगों को उतना आइडिया नहीं है, जो लोग इतने टेक सेवी नहीं है कि ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, उनको लग रहा है कि शायद वहां पे 2-2 घंटे खड़े होकर शायद टिकट मिल जाएंगे उनको इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। बिल्कुल। मीनाक्षी, यदि मैं और बिमल आए तो आपके यहाँ ठहर सकते हैं, होटल नहीं मिला तो? हम दोनों ने एक्रेडिटेशन कराया हुआ है। अच्छा बाबा, जरा क्रिकेट और पॉलिटिक्स की बात बता दीजिए। जब कहा जा रहा है कि 40,000 टिकट्स दिए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। और महिलाओं को भी अगर दिए जा रहे हैं, सिर्फ अहमदाबाद में दिए जा रहे हैं या आप जो 10 शहरों में हैं वहां पे दिए जा रहे हैं? देखिए, ये पहला मैच था, इसलिए ये दिए गए, इसी मैच के लिए, इसी मैच के लिए दिए गए, क्योंकि ये स्टेडियम 1 लाख से ज्यादा कैपेसिटी का है, सबसे बड़ा स्टेडियम है ना, तो इसको मैं थोड़ा दर्शक तो लाओगे ना आप। पहले मैच में एक तो आपने भव्य जो एक, मैं बिमल आप बताएंगे, आप दोनों बताइए कि इतना भव्य एक समारोह होना चाहिए था कि नहीं? एक ग्रैंडियोर समारोह की ओपनिंग हर आईपीएल में करते हैं, हर उम्मीद जरूर की जा रही थी। लेकिन 2-3 बातें, एक तो जो फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, तो अगर और 14 के बाद जैसे 15 तारीख को नवरात्रा शुरू है, उस दिन बहुत सारे लोग अभी वहाँ पे काफ़ी गरबा प्रैक्टिसेस चलते हैं, तो मेरे ख्याल से उस लिहाजन भी दिया गया है कि 40,000 महिलाएं वहाँ जाके देखें और खाली स्टेडियम को भरने की भी कोशिश होती है। यहाँ भी जितने मैच होते हैं, ये कोई एबनॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन अब मैं सियासी इसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि किस पार्टी ने दिए और किस पार्टी ने नहीं दिए, लेकिन जैसे यहाँ भी अगर बहुत सारे मैचेस होते हैं तो उसमें होता है कि स्टेडियम में लाएं। अगर होस्ट टीम होती है, चाइना में भी होता है, तो होस्ट जब सिटी होती है वहाँ पे लोग बच्चों को लाते हैं और तो सेरेमनी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, प्रमोट करने का एक तरीका भी है ये। बिल्कुल। अभी तक निधि होता था कि कॉर्पोरेट टिकट्स बांटते थे अपने एम्प्लॉयज के लिए। यहाँ पे एक पार्टी ने टिकट दिए हैं और महिलाओं को लाने के लिए। अब यदि राजनीति की बात करते हैं तो खुल के कर लेते हैं ना। महिला आरक्षण के बाद आप देखिए, महिलाओं को आप 40,000 महिलाओं को, हमारी महिला क्रिकेट टीम भी है। और एक चीज और जो आप बोल रहे थे, स्वर्ण पदक जीता है अभी एशियाड में। एक चीज और जो आप और हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले, वो है इनाम। जो इनमें जो वर्ल्ड कप में इतना 33 करोड़ के करीब, लेकिन जो हमारे एशियन गेम से खिलाड़ी गोल्ड सिल्वर ला रहे हैं उनको इतना नहीं मिल रहा है। देखिए 30 लाख का होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो 30 लाख का होता है गोल्ड मेडलिस्ट को।
मुझे लगता है कि जो अलग अलग जो टीम इवेंट है उसमें ज़्यादा होगा, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ उसके लिए। लेकिन जो 4 करोड़, जो आप 4 करोड़ का आप बोल रहे हैं कि वो $4 मिलियन है, मतलब करीब करीब 33 करोड़ रुपया, और जो ओवरऑल प्राइज मनी है वो 85 करोड़ है, तो वो पहले से कहीं ज़्यादा हुआ है, जो ग्रैंड हुआ है। और आप देखिए बीसीसीआई की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो एक अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो इसका एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश है। और खिलाड़ी, मतलब जैसे जैसे पैसा आ रहा है खिलाड़ी को बढ़ रहा है, और कोई इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि जो क्रिकेट जो है इंडिया का या वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट है। लेकिन अभी भी फीफा के मुकाबले बहुत कम है। फीफा और उससे आपका फीफा हम अपने देश के नाम ही 200 देश उसको खेलते हैं, उनका तो अलग लेवल है। चलिए, क्रिकेट ऊपर बढ़े, लेकिन और स्पोर्ट्स में भी इनाम राशि और ऊपर बढ़े, इसी उम्मीद के साथ आप तमाम लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की बात में हमने कुछ क्रिकेट समझने की कोशिश की, और जो जुनून क्रिकेट को लेकर हमारे देश में शुरू होगा, नवंबर के अंत तक चलेगा, वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे बताया जा रहा है समय की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी आ रही है। संजय सिंह को 5 दिन की ईडी की रिमांड मिल गई है। आप जानते हैं कि कल शाम को संजय सिंह को अरेस्ट करके ईडी की टीम ले गई थी। आज कोर्ट में पेशी हुई है। उसके बाद इस समय खबर ये आ रही है कि 5 दिन की ईडी की रिमांड में संजय सिंह को ईडी को मिल गई है। 5 दिन की रिमांड मिल गई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है। तमाम यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं, तमाम सवाल हुए, कोर्ट में भी तमाम सवाल पूछे गए, और उसके बाद जो रिमांड 7 दिन की मांगी गई थी, लेकिन फिलहाल 5 दिन की मिल गई है ईडी को रिमांड। मुकेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो ज़रा बता दीजिए क्या क्या हुआ आज कोर्ट में। 5 दिन की बताया जा रहा है रिमांड मिल गई है, ये अपने आप में अहम है जी। देखिए, बिल्कुल अभी जो संजय सिंह जो कोर्ट में पेश हुए थे, काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई। ईडी ने कोर्ट में कहा कि संजय सिंह ने 3 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर लिए हैं। 2 करोड़ रुपए उन्होंने अपने पीए सर्वेश मिश्रा के जरिए लिए, और ये पैसे दिनेश अरोड़ा, जो कि इस मामले में सरकारी गवाह बन गया है, वो ये पैसे देने आया था। जबकि एक बार पैसा समीर महेंद्रू की कंपनी इंडो स्पिरिट के जरिए उनको मिले, और समीर महेंद्रू भी इस केस में आरोपी है, वो शराब कारोबारी है। तो 3 बार पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ। ईडी ने यह भी कहा कि इस मामले में 3 लोग उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाए हैं, जिनको सामने बिठाकर संजय सिंह से पूछताछ करनी है। इसके अलावा ये कहा कि उनके घर से जो मोबाइल फ़ोन या दूसरे जो इक्विपमेंट मिले हैं, उनको उनमें जो सबूत हैं उनसे संजय सिंह को कन्फ्रंट करवाना है, और इसीलिए उनसे पूछताछ करनी है। ईडी के मुताबिक जो संजय सिंह हैं वो आबकारी पॉलिसी मामले में जब पॉलिसी बनी थी तो उसमें उसकी काफ़ी अहम भूमिका रही है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जो इस केस में सरकारी गवाह है अब, हालांकि पहले वो आरोपी था, दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाने में संजय सिंह का हाथ है, और ये मुलाकात दिनेश अरोड़ा ने 4 से 5 बार की है। इसके बाद संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर मिलवाया। तो ये उन पर एलिगेशन है, और इसके साथ में ये भी एलिगेशन है कि संजय सिंह के कहने पर जो शराब कारोबारी हैं, उन्होंने करीब 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को दिए, जो कि पार्टी फंड में जमा किया गया, और फिर इसी पैसे से चुनाव लड़ा गया। तो इस तरह के एलिगेशन हैं, तो इसको लेकर काफ़ी तीखी बहस हुई। वहीं जो संजय सिंह के वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि संजय सिंह को गिरफ्तारी के पहले कोई संबंध नहीं दिया गया। उनके यहाँ पहली बार सर्च हुई, और पहली बार सर्च के बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जो बाकी के लोग हैं, जो इसमें सर्वेश मिश्रा वगैरह हैं, जो संजय सिंह के पीए हैं, अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो सर्वेश मिश्रा का बयान क्यों दर्ज नहीं किया गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब सर्वेश मिश्रा ने माना है और पुष्टि की है कि उसने 2 करोड़ रुपए लिए थे, तो आपने सर्वेश मिश्रा का बयान क्यों दर्ज नहीं किया, पहले क्यों आपने उसका बयान दर्ज नहीं किया। तो कोर्ट ने भी कुछ सवाल खड़े किए, लेकिन ईडी ने कहा कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं, और पुख्ता सबूतों के आधार पर ही संजय सिंह को अरेस्ट किया गया है। आगे भी जो कार्रवाई हो रही है वो पुख्ता सबूतों के आधार पर होगी। अब ईडी की रिमांड में संजय सिंह जो है वो जो 3-4 लोग ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाए हैं, उनको सामने बिठाकर उनसे पूछताछ होगी। जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं वो उनके सामने रखे जाएंगे, और जो पूरी मनी ट्रेल है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी जांच अगले 5 दिनों में होगी। तो ईडी इस मामले में संजय सिंह से अगले 5 दिनों तक ये पूछताछ करने वाली है।
अभी जो आप जिस तरह से जिक्र कर ही रहे थे मुकेश की, संजय सिंह के वकील ने ये भी कहा कि फिर एक दिन में सब कुछ हुआ, उनको कभी भी समन नहीं दिया गया और सर्च के बाद सीधे गिरफ्तारी हुई है। तो क्या विकल्प है संजय सिंह के पक्ष के पास? देखिए, संजय सिंह भी ये बात कह रहे हैं कि उनके घर से ना कुछ बरामद हुआ है और ना ही वो आबकारी पॉलिसी यानी शराब पॉलिसी का हिस्सा थे। वो कहीं से भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी ये दिल्ली सरकार की ने बनाई थी और दिल्ली सरकार में जो कैबिनेट में मंत्री थे उन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई थी। उनका कोई भी रोल इस पॉलिसी में नहीं है। लेकिन जो ईडी की चार्जशीट है और चाहे जो सीबीआई की चार्जशीट हो, उन चार्जशीट में करीब 29 बार संजय सिंह का नाम है। हालांकि शुरुआत में वो एफआईआर में आरोपी नहीं थे, लेकिन बाद में उनका चार्जशीट में नाम आता गया और जो तमाम गवाह थे और इस केस में जो आरोपी हैं उनके स्टेटमेंट में संजय सिंह का नाम आया कि संजय सिंह ने ही जो साउथ की लॉबी है या फिर जो दिल्ली के शराब कारोबारी हैं, एनसीआर के शराब कारोबारी हैं, उनको दिल्ली के उस समय के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मिलवाया और बाद में इसके बदले संजय सिंह को मोटा कमीशन गया। तो बार बार ये नाम चार्जशीट में आ रहा था, लेकिन चूंकि वो उस वक्त आरोपी नहीं थे। इसके बाद जांच के बाद कल जो ईडी की टीम है वो उनके घर पहुंची। 10 घंटे तक उनके यहाँ सर्च ऑपरेशन हुआ, उनसे पूछताछ हुई और बाद में ये कहा गया कि संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए जो आपने दी कि किस तरह से 5 दिन की ईडी को रिमांड मिल गई संजय सिंह की। फिलहाल देश की बात में हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, ईडी ने क्या कहा और उनके पक्ष ने क्या कहा। एक ब्रेक के बाद। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर सवालों की बौछार की है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे। क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को घूस पर चर्चा देखी थी? क्या ये बयान कानून में स्वीकार्य हो गया? क्या ये कही सुनी बात नहीं है? ये एक अनुमान है, सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना जिरह में ये केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। दिल्ली शराब घोटाले में जो आरोपी है मनीष सिसोदिया, उनकी जमानत याचिका पर जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल ईडी पर उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने ईडी को बहुत सारे सवाल पूछे, कड़े सवाल पूछे, हम कहेंगे कि सवालों की बौछार कर दी। आमतौर पर जमानत के मामले में इतनी लंबी चौड़ी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा है कि वो इस मामले में सवाल पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपराधिक कानून का मामला नहीं है बल्कि पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध का मामला भी है, जो एक अलग से अपराध है। तो यहाँ पर जैसे संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा है कि जब मनीष सिसोदिया के पास पैसा नहीं आया इस घोटाले का, क्राइम ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम में उनका कोई योगदान नहीं है, मनी ट्रेल उनकी तरफ नहीं गई है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कैसे बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी के पास ऐसे कोई सबूत नहीं है, मनी ट्रेल की कोई चेन भी नहीं है जिसे साबित होता हो कि पैसा कहां से किसके पास गया और किसने इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ गवाहों के बयान उनके पास है जो सरकारी गवाह बन गए हैं, सबूत के नाम पर उनके पर कुछ नहीं है, और अगर वो सिर्फ गवाहों के बयान पर इस केस में आगे बढ़ेंगे तो ट्रायल कोर्ट में जिरह के दौरान यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान 2 मिनट भी ये केस ठहरेगा नहीं। बड़ी टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी ट्रेल के बारे में जानकारी दीजिए, पैसा शराब लॉबी ने कहां पर दिया, किसको दिया, ये पैसा कहां पहुंचा, किसने इस्तेमाल किया, ये तमाम चीज़ें ईडी से पूछी हैं। 12 अक्टूबर को एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि जो उसने सवाल पूछा था कि क्या इस मामले में आम आदमी पार्टी यानी राजनीतिक पार्टी को भी आरोपी क्यों नहीं बनाया इस मामले में, वो किसी को आरोपी बनाने के लिए कहना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक कानूनी सवाल का जवाब चाह रहे थे कि जब जो केस जो है वो ईडी का ये है कि पैसा पार्टी के पास गया, पार्टी को इसका फ़ायदा हुआ, तो फिर ये सवाल पूछा गया था कि तो आरोपी दूसरे लोगों को क्यों बनाया जा रहा है। ये भी उन्होंने कहा है कि इस मामले में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी को देने होंगे, साबित करना होगा
ये कम गवाहों के बयानों के अलावा साबित करना होगा, मनी ट्रेल ला के पूरी तरह इस्टेब्लिश करके कि किसको कब कितना फ़ायदा हुआ। और अब 12 अक्टूबर को एक अहम सुनवाई होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। ये हम खबर आपको मध्य प्रदेश से खबर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रमुख विपक्षी कांग्रेस लाडली बहना और नारी सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए महिला मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई हैं। राज्य में अंतिम मतदाता सूची भी छप गई और जिसके आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पता लगता है कि महिलाओं पर फोकस की वजह क्या है। मेरी बहनों, मैं वचन देता हूं कि तुमने आरती उतार के दीपक जला के भाई का स्वागत किया है। मैं आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहने दूंगा। पूरे प्रदेश की बहनों को आज शिवराज वचन दे रहा है। वचन, मेरी बहनों, महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, नारी सम्मान, सस्ता सिलेंडर और अब महिलाओं को सरकारी नौकरी की सीधी भर्ती में 35% आरक्षण। मेरी अगर वर्किंग कमेटी है तो उसमें भी 33% से ज्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन है। 50% मध्य प्रदेश के अंदर हमने ग्रामीण निकाय, नगर निकाय में अवसर दिया है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 35% आरक्षण नौकरियों में हमारी बहनों को मध्य प्रदेश के अंदर अवसर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प, तो लाडली लक्ष्मी हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प, तो लाडली बहनों को सशक्त बनाने का काम आज कल ही 1250 1 करोड़ 30 लाख बहनों के खाते में उन्हें संबल और सशक्त बनाने का अभियान हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। लेकिन ये ऐलान बिला वजह नहीं है। चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 29 में महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को पछाड़ दिया है। इस साल की शुरुआत में कुल 230 सीटों में से 18 पर पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक महिला मतदाता थीं, लेकिन 10 महीने से भी कम समय में महिला मतदाताओं के प्रभुत्व वाली सीटों का आंकड़ा 61% तक बढ़ गया। दिलचस्प बात यह है कि इसमें भी 29 में से 25 सीटें या तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं या उनमें आदिवासी वोट निर्णायक हैं। इन 29 सीटों में महिलाओं और पुरुषों का लिंगानुपात 1000 से 1044 के बीच है। नवंबर 2018 के मुकाबले इस बार 31 लाख से ज्यादा महिला वोटर बढ़ी हैं। ये भी अहम है कि इन 29 सीटों में 20 पर कांग्रेस काबिज है, 8 पर बीजेपी, 1 पर निर्दलीय। महिलाएं इस संख्या को उनकी भागीदारी से जोड़कर देख रही हैं। कोई भी ये डिसीजंस होते हैं बिना डेटाबेस पे वर्क किए, बिना रिसर्च के होता नहीं है। तो अगर हम देखें कि महिला जो होती है ना, वो एक परिवार को इन्फ्लुएंस करती है। और क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि महिला बाहर आ रही है, काम कर रही है, और एक महिला का डिसीजन पूरे फैमिली के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। मुझे ऐसा लगता है चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई ऐसा काम करे जिससे हम उनको सस्टेनेबल, उनको आगे भी उनकी इनकम बढ़ती रहे। आने वाले टाइमों में भी देखा जा रहा है कि महिलाएं धीरे धीरे जागरूक हो रही हैं। वोट के अलावा भी दूसरी अपन विभाग भी देखे। एज अ एजुकेशन सिस्टम में अभी कॉलेज में हूँ, तो वहाँ पे भी एज अ 20% सिर्फ रिजर्व है कि जो सिर्फ लड़कियों के लिए है। कांग्रेस ने भी महिलाओं को लेकर वैसे तो कई वायदे किए हैं, लेकिन सरकारी ऐलान कांग्रेस को चुनावी स्टंट लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते हैं, जब उनको महिलाएं याद आ रही हैं। लाडली बहना योजना तो चल रही है, लेकिन विकलांग पेंशन जो थी, वृद्धा पेंशन जो थी, विधवा पेंशन जो थी, वो तो सारी बंद हो चुकी है। तो 40 लाख वो जो महिलाएं हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं को सशक्त किया है। और यहाँ उपस्थित वैसे राज्य में 5 करोड़ 61 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से 51.41% या 2 करोड़ 88 लाख से अधिक मतदाता पुरुष हैं।
जबकि 2,72,00,000 से अधिक या 48.57% से अधिक महिला मतदाता हैं। हर दल महिलाओं को लेकर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। जब महिला आरक्षण लागू होगा तब इस सदन में 76 से ज्यादा महिला विधायक बैठ सकती हैं, लेकिन फिलहाल इस सदन में जिसकी सदस्य संख्या 230 है, मात्र 21 महिला विधायक हैं, यानी 10% से भी कम, जिसमें से बीजेपी की 11, कांग्रेस से 10 और बहुजन समाज पार्टी की 1 महिला विधायक शामिल हैं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो सिक्किम में आई बाढ़ से 14 लोगों की मौत हो गई है, 102 लोग लापता हैं और बाढ़ में और बादल फटने के दौरान 22 जवान भी लापता हैं। 3000 से ज़्यादा पर्यटकों के फंसे होने की आशंका है। भारी बारिश के बाद तीस्ता नदी का जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, राजस्थान सरकार और एनडीटीवी की संयुक्त पेशकश राजस्थान मिशन 2030 पर कल होने वाली है खास चर्चा। आईटी इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गज तय करेंगे भविष्य की दशा और दिशा। जुड़े रहें कल सुबह 11 बजे से एनडीटीवी राजस्थान पर।